हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक अनदर टॉपिक और उसका नाम है किंगडम फंजाई। तो जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किंगडम फंजाई के मेंबर्स के बारे में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किंगडम फंजाई के अंदर मेंबर्स कौन कौन से आते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए और पता लगाइए कि कौन कौन से इसके अंदर मेंबर्स आते हैं। तो जी हाँ, इसके अंदर जो हम मशरूम खाते हैं वो भी इसी के अंदर आता है, वो भी इसी ग्रुप का ही एक मेंबर है। तो ये और भी हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो चलो फंजाई को समझते हैं, कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती। तो फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है हर जगह पाए जाते हैं। इन्हें आप देखोगे कि हर जगह ही हमें मिल जाते हैं। आप कहेंगे सर ये हमारे ऊपर भी रहते हैं क्या? बिल्कुल, ये हमारे ऊपर भी स्टे कर सकते हैं एज अ पैरासाइट। जैसे कि उसका एग्जाम्पल आप समझिए, डैंड्रफ हो जाना, आपके सिर के अंदर डैंड्रफ हो जाना क्या है? ये भी फंजाई के कारण ही होता है। आपने देखा होगा, आपके ब्रेड के ऊपर ग्रीन 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 कलर का 2-3 दिन अगर हम उसे रखें, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट आपको उसके ऊपर शो होने लगता है। पिगमेंट या रेशा, पिगमेंट ना करके हम कहेंगे कि रेशा दिखने हमें लगता है। वो क्या होता है? वो भी एक एग्जाम्पल है फंजाई का। वो क्या है? ब्रेड मोल्ड उसे हम कहते हैं। कॉमनली रोटी के ऊपर वाइट वाइट फुई आ जाती है। तो फंजाई हमारी जो है हर जगह रहती है। फंजाई को हम अगर हम कहें कि इसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो इसका न्यूट्रिशन मेनली डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या डेड एंड डिकेइंग मैटर पे से हम ये लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आप लोग इमेजेस देखिए ब्रेड के ऊपर ऐसा आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ब्रेड के ऊपर ऐसे आ जाता है मशरूम। मशरूम भी है। आपको क्या लगता है कि सारे मशरूम खाने वाले ही होते होंगे क्या? नहीं, सारे मशरूम खाने वाले भी नहीं होते। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं फंजाई के अंदर जो हम खा सकते हैं। देखिए ये कुछ मशरूम की फोटो लगा रखी है मैंने यहाँ पर, ये आप लोगों को दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा बीचों बीच मैंने एक फोटो लगा रखी है, इसमें मैंने मशरूम की दोस्ती प्लांट से दिखा रखी है, प्लांट्स के रूट से। इसके ऊपर अभी हम चर्चा करते हैं, इसे हम माइकोराइजा बोलते हैं, नॉट मशरूम। ये मशरूम फंजाई को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और हम अभी देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इसकी जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टीसेलुलर माने क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा सेल से जो मिलकर के बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर बोलते हैं। आप कहेंगे सर यूकैरियोट क्या होता है? मैंने आप लोगों को पिछली क्लासों में ही जैसा बताया था कि यू माने होता है ट्रू और कैरियोट माने होता है न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है या वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ऐसी सेल क्या कहलाई जाती हैं? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वेल डिफाइंड होती है उसका न्यूक्लियस, ठीक है। हम देखते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, बट इसमें एक ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो मल्टी सेलुलर नहीं है। उसका एग्जाम्पल है ईस्ट। क्या है उसका एग्जाम्पल? ईस्ट। ईस्ट को कई बार आपने सुना होगा, इसको आपने देखा होगा केक बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं ईस्ट का। ये केक को फ्लफी और स्पंजी बना देता है। चलिए देखते हैं इसकी, अब देखते हैं इसकी जो सेल है उसके बाहर सेल वॉल भी होगी, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है ये किसकी बनी हुई होती है? तो इसके अंदर ये सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जैसा कि मैंने दिखा रहा हूँ डायग्राम, बिल्कुल इसी तरीके से। इसके अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किस प्रोटीन की प्रेजेंट होती है? काइटिन की प्रेजेंट होती है। दे आर हेटरोट्रोपिक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अपना फूड खुद नहीं सिंथेसाइज करते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो डेड एंड डिकेइंग मैटर हो या ये एज अ पैरासाइट इसके ऊपर रहे या सेप्रोफाइटिक तरीके से उसके किसी भी मैटर से अपना फूड लें। तो अब हम देखते हैं, अभी बिल्कुल अभी मैंने इससे पहले ही मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इस तरीके से प्लांट की किससे दोस्ती दिखा रहा है? मशरूम से। ये इमेज क्या दिखा रही है? कि दोस्ती दिखा रही है मशरूम और प्लांट की। तो इस बात को हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है, इसको साइंटिफिक टर्म में हम बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। ये माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद
रूट्स ऑफ हायर प्लांट, यानी कि जो अगर मैं बोलूं लाइकेंस की हायर प्लांट्स के साथ में रूट्स के साथ एक एसोसिएशन। अब ये क्या होता है, ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि जब कोई एक ऐसी एसोसिएशनशिप, जैसे कोई दो आप लोग कोई फ्रेंड हो, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो कुछ भी काम करने में, ठीक है। मान लीजिए कि किसी का मैथ स्ट्रांग है एक फ्रेंड का, और एक फ्रेंड का साइंस स्ट्रांग है, तो क्या करता है, जिसका साइंस स्ट्रांग है वो अपने फ्रेंड की साइंस में हेल्प करता है, और जिसका मैथ्स में स्ट्रांग है वो अपने दूसरे फ्रेंड की मैथ में हेल्प करता है। तो ऐसी रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाई जाती है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद से अपना सरवाइव कर पाता है। तो इसमें क्या होता है कि हायर प्लांट से ये एसोसिएशन करता है। इसमें क्या होता है कि हायर प्लांट को क्या चाहिए, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए। तो अब मिनरल्स और वाटर को ये कैच कर लेती है, तो फंजाई करने के बाद में अब क्या करेगी, वो उसे दे देगी मिनरल और वाटर, और प्लांट क्या करेगा, उससे फूड बना लेगा, और उसका फूड का कुछ हिस्सा वो किसे दे देगा, फूड एंड शेल्टर किसे दे देगा, वो फंगस को दे देगा, हाँ जी आप यहाँ पे रह लो। तो दोनों को ही क्या मिल गया, एक ऐसा रिलेशनशिप मिल गया जिसमें दोनों का प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्या क्या विधियां हैं। तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो भी अभी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपने बेसिक 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हो इनके बारे में, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं प्लांट में जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे कि लीफ को हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती। बट अगर इससे भी कोई रिप्रोडक्शन होके एक दूसरा नया ऑर्गेनिज्म बनना है तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट में टूट जाना। एक ऑर्गेनिज्म है, ये टूट करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, और इनसे बाद में डेवलप होकर के बड़े ऑर्गेनिज्म में बन गया। ये क्या कहलाता था, फ्रेगमेंटेशन। क्या कहलाता था, फ्रेगमेंटेशन। बडिंग क्या था, बट बॉडी के अंदर से कोई बर्ड निकल के आ जाना और उस बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, और वो फिर बर्ड टूट के अलग निकल जाना। फीजन, एक सेल दो में टूटे या दो से ज्यादा में टूटे, टू और मैनी, ठीक है, ये क्या कहलाता है, फीजन। एक ही सेल टूट करके नई अलग अलग सेल्स बनाती हैं, जो बाद में विकसित होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है। तो स्पोर फॉर्मेशन में हम देखते हैं स्पोर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो मोटाइल स्पोर होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर। अच्छा, आप कहेंगे सर मोटाइल क्या, बिल्कुल, मोटाइल वही होते हैं जो चल फिर सकते हैं। मोटाइल मतलब जो चल फिर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, वो सारे के सारे के उनसे स्पोर होते हैं। जी हाँ, मोटाइल स्पोर कहलाते हैं। और मोटाइल स्पोर का ही दूसरा नाम क्या है, जू स्पोर। और नॉन मोटाइल जो चल फिर नहीं सकते, और इनका दूसरा नाम है एप्लेनोस्पोर। इन दोनों के अगर हम एग्जाम्पल बताएं तो मोटाइल स्पोर का है जू स्पोर, और एप्लेनोस्पोर के एग्जाम्पल है कोनिडियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम समझते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, ठीक है, वो बनना जरूरी होता है, और उसका फ्यूजन से ही क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कहती है। तो अब हम देखते हैं कि अभी जो गैमीट या ये जो स्पोर बनेंगे, ये बनेंगे कहाँ, कहीं ना कहीं तो बनेंगे ना। तो ठीक है, ये बनेंगे इस तरीके से। मैं आप लोगों को एक डायग्राम अभी बना करके दिखा रहा हूं, और उसमें आप देखेंगे इस डायग्राम में एक आपको सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, और इसके ऊपर इस तरीके से ये दिख रहा है। इसके अंदर क्या होता है, ये स्पोर्स बनते हैं। ये क्या है, स्पोर्स। स्पोर्स बनेंगे, यहां पे ये क्या कहलाएगा, जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे वो क्या कहलाएगा, फ्रूटिंग
बॉडी। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है हमारा, ये पूरा स्ट्रक्चर ही हमारा कहलाता है हाइफी। ठीक है। अच्छा, फंजाई फ्लामेंटिशियस होने के कारण आप लोग देखेंगे कि वो इस तरीके से पाई जाती है एक नेटवर्क में। हाइफी का एक नेटवर्क क्या कहलाता है हमारा, माइसीलियम। क्या कहलाएगा हमारा, माइसीलियम कहलाएगा। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है ये भी दो तरीके की पाई जाती है माइसीलियम। तो माइसीलियम भी दो तरीके की पाई जाएगी, या एक पाई जाएगी जिसके अंदर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। देख रहे हो आप, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी एक वो बना देती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें हर सेल की प्लॉइडी कितनी होती है, n। सारी की सारी सेल्स यहाँ पे हैप्लॉइड होंगी, बट इसमें क्या होगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। क्या होगी, अच्छा इसे हम बोलते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट है, सेप्टा। क्या प्रेजेंट है, सेप्टा। तो इसे हम बोलेंगे सेप्टेट। और इसके अंदर सेप्टा नहीं प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे ए सेप्टेट। ठीक है। अब हम लोग एक बार और ये देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने हाइफी पढ़ा। हाइफी का नेटवर्क मैंने बताया, हाइफी के ऊपर हमारा फ्रूटिंग बॉडी होता है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हाइफी कहलाता है। और हाइफी का नेटवर्क क्या कहलाता है, हाइफी का नेटवर्क, हाइफी का नेटवर्क कहलाता है हमारा माइसीलियम। और ये भी दो टाइप के होते हैं, सेप्टेट और ये सेप्टेट। हमने अब तक ये पढ़ा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स कैसे बनेंगे। अब गैमीट का फ्यूजन कैसे होगा या स्पोर का फ्यूजन कैसे होगा, ये अब हम समझते हैं आगे। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को मैंने बताया था, इस केस में जो हाइफी होगी वो ये रही। यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है। ये मशरूम को मैंने उठा लिया है तो ये बड़ा हो गया एक तरीके से, तो हम लोगों को समझने में आसान होगा। और अगर हम इसी का ही एक छोटा भाई देखें तो इसका छोटा भाई कहाँ है, ये रहा हमारा राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या कहलाई, ये हाइफी है हमारी, ये हमारी फ्रूटिंग बॉडी कहलाई। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या निकले, ये स्पोर्स निकले। ठीक है। इसका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या कहलाया, माइसीलियम कहलाया। और ये नेटवर्क हमारे को जो माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तब हमें ऐसा देखने को मिलता है। बट अगर इसी नेटवर्क को हम ऐसे आंखों से अपने देखें, जब ये पूरा अच्छी तरीके से फैल जाता है तो हमारे को कैसा दिखता है, ये माइसीलियम का पूरा नेटवर्क कुछ इस तरीके से। ठीक है। इसका एग्जाम्पल कई बार पूछा लिया जाता है, राइजोपस। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बने। अब स्पोर का जो फ्यूजन होगा वो किस तरीके से होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई में हमारे आते हैं दो, एक आता है हमारा प्लाज्मोगैमी, एक आता है हमारा कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है, कैरियोगैमी क्या है, समझते हैं। प्लाज्मो माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। मान लीजिए इस तरीके से एक हाइफी, इस तरीके से एक हाइफी दूसरे हाइफी के पास आई और उसमें से एक सेल ऐसे करके दोनों की एक दूसरे की सेल एक दूसरे के सामने की तरफ आ गई और उसके अंदर अपना न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले होगा इनका सबसे पहले इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा। उसके बाद यहां पे आप लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस का भी फ्यूजन नहीं हुआ है। इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोन। इन न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन। और इसी स्टेज को बोलेंगे हम डाइकैरियोटिक स्टेज। क्या बोलेंगे हम इसे, डाइकैरियोटिक
स्टेज। ये बात आपको समझ में आई। द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ठीक है। कैरियो माने होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? क्या होता है? न्यूक्लियस। अच्छा, जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो वो क्या कहलाएगा? कैरियोगेमी। अब इसके बाद में इसका भी फ्यूजन हो जाएगा और ये हमारी हाइफी हो गई। अब क्या है यहाँ पे आपको लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया है, तो ये किसका एग्जांपल है? कैरियोगेमी का। ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो प्लाज्मोगेमी क्या है, कैरियोगेमी क्या है, डाइकैरियोन क्या है, डाइकैरियोटिक स्टेज क्या है, ये आप लोगों को मैंने बताया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर ये जो स्टेज आई है इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा डिवाइड होगा, म्यूसिस करेगा। म्यूसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में हमारी 4 सेल्स बनेंगी और ये सेल्स फर्दर आगे जाकर के डेवलप होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, ये तो हो गया सेक्सुअल स्टेज का, सेक्सुअल का। अब एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में क्या होता है कि यही हाइफी जो होती है, ये जो हाइफी है, ये माइटोटिकली या माइटोसिस करके क्या कर लेगी? ये सेल्स बना देगी। माइटोसिस करके सेल्स बना देगी सेम। ठीक है। माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन। तो ये हो गया एसेक्सुअल में और ये हमारा हो गया सेक्सुअल में। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कि स्पोर्स को भी हमने फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर चुके हैं, एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर। अब ये एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर क्या है, तो चलिए देखते हैं। अब आप देखते हैं, अगर किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर की तरफ स्पोर बन रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा एंडोस्पोर। क्या कहलाएगा हमारा? क्या कहलाएगा हमारा? एंडोस्पोर कहलाएगा। ठीक है। और जिसके अंदर बनेंगे इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम बोलेंगे इसको हम। और इसके बाद में ये जो इसका स्टॉक है, ये क्या कहलाएगा हमारा? स्पोरेंजियो। इसके ही दूसरी तरफ हम देखते हैं एक्सोजीनसली का मतलब है कि अगर स्पोर जो हैं बाहर की तरफ से बने। ठीक है। अब ये कैसे बनेंगे देखते हैं। देखिए, इसमें जो स्पोर्स बनने हैं वो बाहर की तरफ अटैच है, जैसे अटैच है बाहर की तरफ। ये कहलाएगा, ये एग्जांपल है हमारा एक्सोस्पोर का। किसका एग्जांपल है ये? हमारा एक्सोस्पोर का एग्जांपल है ये हमारा। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं, जो बाहर की तरफ हमारे स्पोर बन रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे कॉनिडिया। क्या बोलेंगे? कॉनिडिया। ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। मैंने आप लोगों को बताया एक वक्त पे स्पोर कहाँ बनेंगे? अंदर की तरफ बनेंगे फ्रूटिंग बॉडी के, और एक तरफ बाहर की तरफ अटैच होंगे। तो एक ये क्या कहलाएगा? जिसमें अंदर की तरफ होगी ये एंडोस्पोर कहलाएगा, और जिसमें बाहर की तरफ बनेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्सोस्पोर कहलाएगा। ये समझ में आ गई आप लोगों की ये बात? ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्पोर्स हैं ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अच्छा, मोटाइल और नॉन मोटाइल कैसे होंगे ये? अगर किसी स्पोर पे ये मान लीजिए स्पोर है, इसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा जूस्पोर, यानी कि मोटाइल हो जाएगा। और अगर किसी पे ये फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो क्या कहलाएगा? एप्लेनोस्पोर, या फिर हम कहें तो ये कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा। क्या होगा? नॉन मोटाइल।
इसी के बेसिस पे हाइफी कैसी है, माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी है, स्पोर्स कैसे हैं उसके अंदर, कैसे वो बनते हैं एंडोजीनियसली एक्सोजीनियसली, इसी के बेसिस पे हमने फंजाई को 4 भागों में बांटा है। अगले ही तो हम देखते हैं अब 4 भाग कौन से हैं। जो 4 पार्ट्स में हमने इसे बांटा है वो हमारे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हम इसमें एक एक करके इनके फीचर्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि चलिए पहले हम पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जल्दी आ जाइए यहाँ पे सभी, और यहाँ पे देखेंगे कि फाइकोमाइसिटीज जो होती है ग्रो ऑन डिकेइंग वुड एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। देखिए या तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर रहेगा या फिर ऑब्लिगेट। दूसरा तरीका इसका यह है कि ये एज अ पैरासाइट भी किसी प्लांट के ऊपर रह सकता है फाइकोमाइसिटीज के मेंबर। इसके अंदर माइसीलियम एसेप्टेट होती है, यानी कि एसेप्टेट का मतलब अगर ये माइसीलियम है तो इसमें इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। अब हम देखते हैं दूसरी चीज, स्पोर प्रोड्यूस एंडोजीनसली, यानी कि इसके अंदर स्पोर एंडोजीनसली फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं, तो ये एंडोजीनसली आ गया। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जूस्पोर और एपेनोस्पोर। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इसके पास दोनों होते हैं, जूस्पोर भी होते हैं और एपेनोस्पोर भी होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट। इसके बाद में गैमीट जो बनता है वो जाइगोस्पोर कहलाता है हमारा, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलेंगे तो जाइगोस्पोर उससे बनता है हमारा। और इसके एग्जांपल है राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर। इसके बाद हम देखते हैं अगला ही एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या है? एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक फंजाई। सैक माने पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सैक माने पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर की होती है और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सैक फंजाई कहते हैं। ये सेप्रोफाइटिक होती है, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक भी होती है और कॉर्पोफिलस। कॉर्पोफिलस एक नया वर्ड है। कॉर्पोफिलस माने जो डंग के ऊपर उगती है, जो डंग के ऊपर आ जाती है, या जो अपना ग्रोइंग ऑन डंग यानी कि गोबर के ऊपर आ जाने वाली फंजाई कौन सी होती है? वो होती है एस्कोमाइसिटीज। इसके अंदर माइसीलियम ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट होता है, यानी कि इसके अंदर माइसीलियम में इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एसेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड कोनिडिया। इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये एक्सोजीनसली। हमने पहले पढ़ा है कि एक्सोजीनसली कोनिडियम के बारे में अभी पढ़ा है हमने, तो इसे हम बोलेंगे कोनिडियोफोर। ये हम अभी इससे पहले ही समझा चुके हैं। सेक्सुअल जो स्पोर है वो क्या कहलाते हैं? इसके एस्कोस्पोर। एस्कस, ये एस्कोस्पोर जो आया है, एस्कस माने होता है पाउच, तो पाउच माने होता है सैक, तो एस्कस स्पोर से ही ये नाम निकल के आया है सैक फंजाई। ठीक है, प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन एस्कस। एस्कस माने खाली स्पेस या पाउच, प्रोड्यूस इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी। ये हमने अभी पढ़ चुका है। एंडोस्पोर क्या होते हैं? जो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं, तो वो हमारे एक्सोस्पोर कहलाते हैं। और कॉल्ड एस्कोकार्प, और इसे हम क्या कहते हैं? एस्कोकार्प। इसका क्या है एग्जांपल? एस्परजिलस, यहाँ पे है न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। सैक्रोमाइसिस जो है हमारी यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जांपल है। अब अगला आता है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। अगला क्या आता है हमारा? बेसिडियोमाइसिटीज। अगला हमारा बेसिडियोमाइसिटीज, यहाँ पे माइसीलियम कैसी होती है, फिर सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ठीक है, जनरली एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड। इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर फाउंड नहीं होते। सारे के सारे स्पोर इसके अंदर कैसे पाए जाते हैं? सेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकता है बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल। जो इसकी सोमेटिक सेल्स होती हैं, यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स अगर रिप्रोडक्शन करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो वो भी सेक्सुअल के अंदर आ गया। तो वेजिटेटिवली सोमेटिक सेल्स अगर मिलती हैं तो इसके अंदर खाली सेक्सुअल स्टेज इसी तरीके से आती है, सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते। बेसिडियम प्रोड्यूस बाय बेसिडियोकार्प, और इसे हम क्या कहते हैं?
जो सोमेटिक सेल्स हैं टू फॉर्म बेसिडियम, बेसिडियम बनाती हैं। और ये कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? बेसिडियो कार्प के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। बेसिडियम प्रोड्यूस फ्रॉम फोर बेसिडियोस्पोर। यहाँ पे 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं एक्सोजीनसली आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद ही, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद में, ये चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के अंदर, सेल का पूरा चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि मियोसिस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया, यहाँ 4 बेसिडियोस्पोर्स बन गए। इसका एग्जांपल क्या है? एग्रिकस, यूटिलिगो और पुकीनिया। अब हमारा लास्ट बचता है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या बचता है हमारा लास्ट? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज जल्दी आइए। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम कहते हैं इम्परफेक्टाई फंजाई। इम्परफेक्टाई हम इसे कहते हैं एज सेक्सुअल फॉर्म। देखिए, सेक्सुअल फॉर्म को हम परफेक्ट स्टेज बोलते हैं। यही एक ऐसी फंजाई है जिसके अंदर सेक्सुअल स्टेज ही नहीं आती, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो इसे इन तीनों से अलग निकाल के रख दिया, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्टाई। इम्परफेक्टाई यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई है ये हमारे लिए। माइसीलियम इज सेप्टेट, सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। और सेप्रोफाइट्स, इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? सेप्रोफाइटिक होते हैं ये लोग, पैरासाइटिक भी होते हैं और डिकम्पोजर्स भी होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, या आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं इसके एग्जाम्पल। अब हम इसमें आपको मैं बताता हूं, यहां से लास्ट वाला जो पेज है इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, बट इससे पहले जो मैंने आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज बताई उसमें से कई बार क्वेश्चन आया है, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। इसमें से भी कई बार एक पूछ लिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जल्दी ही मैं एक नया लेक्चर लेकर आऊंगा वायरस वायरोइड के ऊपर। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।